हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज एक स्टनिंग वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। ये पाकिस्तान के सिस्टम से रिलेटेड है, जिसे हम क्रिटिसाइज भी करते हैं और जो सब लोग जानते हैं कि कितनी करप्शन है इसमें और क्या कुछ है, कितनी बेअसूली है, कितनी लॉलेसनेस है। एनीवे, पाकिस्तान में एक चीज़ आपने नोट की होगी कि कोई भी शख्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के तौर पे, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का चीफ बने, चेयरमैन बने, प्रेसिडेंट बने, प्रिंसिपल हो, कोई भी ऐसा अहदेदार हो जो कि उस डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, तो उसका एटीट्यूड बड़ा अजीब सा होगा। वो अपने ही असूलों के मुताबिक अपने डिपार्टमेंट को लेके चलेगा, जो उसके पेशरो हैं उनसे बिल्कुल हट के चलेगा या कानून की धज्जियां बखेरेगा। मोस्ट ऑफ द हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट के मतलब मेरी ये ओपिनियन है, या आप ऑब्जर्व भी करते होंगे, यकीनन कुछ ऐसे हैं हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट जो कि मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ ओहदों, मुख्तलिफ नामों के नाम से जाने जाते हैं, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। तो मैं अब जुडिशरी के रेफरेंस से ही बात करने जा रहा हूँ कि यहाँ कितनी करप्शन है। जब किसी को इख्तियारात मिलते हैं तो वो किस तरह इख्तियारात को अपने ज़ाती मफादात के लिए बेदरेग इस्तेमाल करता है कि कोई उसे पूछ नहीं सकता, ना उस वक्त जब कि वो ओहदे पे हो, ना उसके बाद। तो आज जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, साकिब निसार एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुतल्लिक आज मैं बाद ऐसी चीज़ें, बाद ऐसी इंकशाफात आपके सामने करने जा रहा हूँ जो कि बड़े स्टनिंग भी हैं और शर्मनाक भी हैं। और जिस तरह उन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए, मैं क्या कहूँ, जिस तरह मिस यूज़ ऑफ पावर्स की गई हैं, हल्फ से गद्दारी की गई है, एक इंतहा है उसकी कि उसके अगर आइन के आर्टिकल 6 के तहत उन्हें प्रोसीड किया जाए तो इसकी डेथ सेंटेंस बनती है। जिस तरह से उसने साकिब निसार ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। चलिए स्ट्रेट वे अब हम उस टॉपिक की तरफ आते हैं। थोड़ी सी तमीज़ मानना ज़रूरी थी कि पावर्स होती कितनी ज़्यादा है किसी भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास। अगर प्रिंसिपल हो तो आपने देखा होगा स्टूडेंट एज में, या कभी आप किसी भी काम से गए हों तो वहाँ पे टीचर्स किस तरह बैठे होते हैं। अगर आईजी के ऑफिस में गया तो वहाँ प्रोटोकॉल का क्या सिस्टम होगा। इसी तरह अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, चीफ जस्टिस ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट है, या जो भी है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, या चेयरमैन नैब है, या कोई भी, उनका प्रोटोकॉल आपने देखा होगा। और फिर जिस तरह से उनका हुक्म चलता है अपने सबॉर्डिनेट पे, सारे डिपार्टमेंट पे, ये सब भी आपको पता है। तो आज हमारे पेश नज़र साकिब निसार साहब हैं जो कि एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। तो उन्होंने क्या क्या कारस्तानियाँ की जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से किस तरह अपनी ज़ात के लिए, अपने ख़ानदान के लिए इख्तियारात को इस्तेमाल किया और बेनिफिट्स लिए, करप्शन की, सीधी सीधी करप्शन की। बस मैं थोड़ा सा एक वाक़या आपको, एक जो मेन जो एम्फेसिस है आज का, कि चीफ जस्टिस साकिब निसार के साथ ऐसा हुआ कि एक दफ़ा वैसे मिसाल दे रहा हूँ, वैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जब भी कभी ऐसी कार्रवाई हो तो जजेस उस अफेंडर को, उस कंटेम्प्टर को, अगर उनके सामने इन द फेस ऑफ कोर्ट कोई कंटेम्प्ट हो तो फौरी तौर पे उसे डिटेन कर देते हैं। ये एक प्रोसीजर है। साकिब निसार साहब ने भी ऐसा ही किया कि एक केस था, उसमें इसी तरह का मामला था। तो साकिब निसार ने एसपी की रिपोर्ट पे कि जी ये एक्यूज जो था ये जिक्र कर रहा था कि 17 जनवरी को साकिब निसार रिटायर हो जाएगा तो फिर बाद में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। तो इस वजह से या किसी भी और वजह से एक्यूज को, कंटेम्पर को फौरी तौर पर अरेस्ट करवा दिया। लेकिन एक दूसरा मौका जिसमें उसके दामाद इन्वॉल्व थे, उनके दामाद खालिद रहमान ने एक केस में अपने ससुर साकिब निसार को अप्रोच किया था कि वो हाईवे पेट्रोल के डीआईजी हाईवे पेट्रोल पंजाब के गुलाम महमूद डोगर साहब हैं, उनके लिए अप्रोच किया कि केस उनकी फेवर में किया जाए। तो हुआ ये कि साकिब निसार ने बड़ा उसी दिन कॉल कर लिया खालिद रहमान को भी। गुलाम महमूद डोगर तो वैसे ही उस वक्त उस केस में उनके सामने पेश था कि जी तुम्हें जुर्रत कैसे हुई कि मुझे सिफारिश करवाते हो।
खालिद रहमान अपने दामाद को भी नोटिस किया, उन पर भी बड़ी रिजेंटमेंट शो की जी कि आप मेरे बेटे होंगे तो घर में होंगे, कोर्ट में तो सबके साथ मैं एक जैसी ट्रीटमेंट करता हूँ, मैं एक जहाद कर रहा हूँ। तो किया क्या, उन पर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगी, उन्हें कोर्ट में बिल्कुल डिटेन नहीं किया गया। ना गुलाम महमूद डोगर जिसने सिफारिश के लिए कहा था, तो उन दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो केस की थोड़ी सी तफसील ये थी कि हाई कोर्ट में एक केस पेंडिंग था कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन का। गुलाम महमूद डोगर की मिसेज कैनेडियन थी, वो पाकिस्तान आए, तीनों बच्चों की हद तक ECL में नाम शामिल कर लिया गया, उसकी बीवी, उसकी एक्स वाइफ और बच्चों का। तो वो सुप्रीम कोर्ट में आई थी कि ECL से नाम हटवाया जाए सो दैट कि हम अपने मुल्क, अपनी कंट्री कनाडा जा सकें। तो इस पे अप्रोच किया था गुलाम महमूद डोगर ने खालिद रहमान चीफ जस्टिस के दामाद के जरिए कि उनका नाम ECL में ही रहने दिया जाए। तो उस पे शाम को ये बात हुई, अगले दिन साकिब निसार साहब ने ये सारी कार्रवाई डाली। तो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लॉ है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2004 है, उसके मुताबिक भी अगर इन द फेस ऑफ कोर्ट कोई ऐसी कंटेम्प्ट हो रही हो, जज को अप्रोच किया जा रहा हो, फेवरेबल डिसीजन की बात की गई हो, स्कैंडलाइज किया जाए या डेकोरम से हट के कोर्ट में कोई भी कार्रवाई की जाए, तो जज का इख्तियार है कि फौरी तौर पे उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, उसे डिटेन कर सकता है, उसकी उस वक्त बेल लेके तो वो केस किसी दूसरे जज को रेफर कर देगा, क्योंकि वो खुद नहीं सुनेगा, क्योंकि उसकी खुद कंटेम्प्ट हुई है, वो खुद केस नहीं सुनेगा। साकिब निसार के मामले में एक इंस्टेंस ऐसी है कि वो फौरी तौर पे अरेस्ट करवा देते हैं किसी दूसरे केस में किसी को, और जब अपने दामाद की बारी आती है, हालांकि अगले दिन जब कोर्ट में बुलाया उन्होंने गुलाम महमूद डोगर का, लाहौर डिस्ट्रिक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस था, तो शाम को जब अप्रोच किया गया है साकिब निसार साहब को, तो उसी वक्त कार्रवाई करनी चाहिए थी उन्हें। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कर सकते थे और घर में भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे या गुलाम महमूद डोगर के खिलाफ कर सकते थे, लेकिन कोई ना उन्होंने उससे पहले की, ना उस दिन की, ना उसके बाद की, तो उनको तो वैसे जाने दिया। और अब आप देखें कि ये सारी कार्रवाई करने के बाद साकिब निसार ने कहा कि जी नेक्स्ट कार्रवाई चैम्बर में होगी। उस चैम्बर में होने वाली कार्रवाई का किसी को पता नहीं है। ये तो पता है कि गुलाम महमूद डोगर या उनके दामाद खालिद रहमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, ये एक डिस्क्रिमिनेशन तो आपने देख ली, साथ वो कहते हैं कि मैं जहाद भी कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें एक और चीज़ होती है कि अगर प्रोविंशियल मैटर हो तो उसकी प्रोसिक्यूशन करनी होती है एडवोकेट जनरल ने, अगर वो फेडरल रिलेटेड इशू हो तो उसकी प्रोसिक्यूशन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने करनी होती है। जब ये सारा कुछ हुआ तो मैंने ये किया कि एक एप्लीकेशन एडवोकेट जनरल को भी लिखी कि ये सब कुछ हुआ है, साकिब निसार साहब ने मौके पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की, जो कि उन्हें करनी चाहिए थी, करके किसी दूसरे जज को सेंड करनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं की। तो की जाए तो उनके खिलाफ, उन दोनों एक्यूज के खिलाफ गुलाम महमूद डोगर DIG पुलिस पेट्रोलिंग पंजाब और खालिद रहमान जो दामाद हैं साकिब निसार के, जो कि मुझे उस कंप्लेंट या उस एप्लीकेशन का आज तक रिप्लाई नहीं मिला। तो कहने की बात ये थी, क्या बातें कुछ और करते हैं और नेपोटिज्म कितनी करते हैं, और इस केस में वाज़ेह तौर पे नेपोटिज्म नजर आ रही है। बल्कि ये एक और इंडिकेशन है कि साकिब निसार तो इस तरह की कई कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे हैं, वो अप्रोच से केसेस करते रहे हैं। मसले एक और केस की मिसाल देता हूँ आपको, गौरमे बेकरी का केस था, लाहौर रजिस्ट्री में लगा हुआ था। उनका ये था, फूड अथॉरिटी की तरफ से चालान किया गया था कि आइसक्रीम में सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज हो रहा है। तो कोर्ट में दौरान प्रोसीडिंग साकिब निसार साहब ने गौरमे बेकर्स की मैनेजमेंट या उनके CEO को सामने कहा कि तुम्हें जरूरत कैसे हुई कि मुझे क्यों अप्रोच करवाया है। यानी इट मीन्स कि अप्रोच साकिब निसार को किया जाता है, जो कि कोर्ट में वो कह रहे हैं कि तुम्हें कैसी हिम्मत हुई कि मुझे अप्रोच करा। तो फिर उन्होंने गौरमे बेकरी के जो ओनर था उसे गिरफ्तार नहीं करवाया। देखिए, इट मीन्स कि अप्रोच होगी, अप्रोच मान ली गई और उन्हें गिरफ्तार नहीं करवाया, लेकिन कोर्ट में बढ़ के मारी गई कि तुम्हें कैसे जरूरत हुई कि मुझे अप्रोच करवाओ। तो अप्रोचेबल तो साकिब निसार साहब खुद मान रहे हैं कि वो रहे हैं, कोर्ट में आके इजहार करते हैं, जिसे चाहते हैं पकड़वा देते हैं। एक केस में जब उन्होंने फौरी तौर पर डिटेन करवाया तो व्हाट डज इट मीन
कि वो ये लोगों को बताना चाह रहे हैं कि अगर अप्रोच नहीं किया जाएगा तो आपके साथ ये होगा। अगर मेरे दामाद के जरिए, खालिद रहमान के जरिए या किसी भी शख्स के जरिए मुझे अप्रोच करेंगे तो मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। गवर्नमेंट बेकरी वालों को कुछ नहीं कहा गया, दूसरों को भी कुछ नहीं कहा गया। तो ये अब जो साकम साहब ने जो कुछ किया है, ये उन्होंने अपने ओथ से भी गद्दारी की। आइन के आर्टिकल 6 के तहत ये हाई ट्रीजन में आता है और इसकी सजा मौत है, डेथ सेंटेंस है। इसके अलावा भी उनके खिलाफ चार्जेस लगते हैं। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, बात चीजें प्रिविलेज्ड जजमेंट्स होती हैं या जज की प्रिविलेज होती है कि उससे कॉल इन क्वेश्चन नहीं किया जा सकता उसके डिसीजंस पे, लेकिन ये डिसीजन नहीं था। ये तो सीधी सीधी नेपोटिज्म थी, ये तो करप्शन थी। जो उनको कॉल नहीं किया जाएगा वो मामलात हैं जो कि वो कानून के अंदर रह के करते हैं, जो कि अपनी ओपिनियन देते हैं, जो कि डिफर हो सकती है हाई कोर्ट से या किसी दूसरे जज से। लेकिन ये तो क्लियरली वो नेपोटिज्म कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, सीधा सीधा लोगों को दावत दे रहे हैं कि मुझे अप्रोच किया जाए और जो अप्रोच नहीं करेगा मैं उससे पकड़वा दूंगा, या मेरा रिश्तेदार करेगा तो मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। कितने अफसोस की बात है इसी केस में, जो गुलाम महमूद डोगर का केस कहा जाए, कि उसकी मिसेस बाहर से आई, हाई कोर्ट में केस था, तो सुप्रीम कोर्ट में उसे अप्रोच किया गया, यानी सो दैट कि सुप्रीम कोर्ट में वो केस एज सच पेंडिंग नहीं था, वो केस तो हाई कोर्ट में पेंडिंग था। अप्रोच जब किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में उन दोनों को बुला लिया गया, गुलाम महमूद डोगर को भी, अपने दामाद को भी, और फिर कहा कि इस केस का फैसला मैं चैम्बर में करूंगा। यानी चैम्बर में क्या फैसला किया, माइट बी कि उन्होंने हाई कोर्ट को चाहिए तो ये था कि हाई कोर्ट को रेफर करते उस केस का, तो उन्होंने चैम्बर में क्या, इट्स अ मिस्ट्री कि क्या किया उन्होंने। फिर हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, और हाई कोर्ट की ये जरूरत हो सकती है कि जब चीफ साहब एक इंटरेस्ट शो कर दें कि मेरे दामाद की सिफारिश है इसके पीछे, और मैंने उन्हें अरेस्ट भी नहीं करवाया, मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कार्रवाई भी शुरू नहीं की, मैंने शाम को जब मुझे अप्रोच किया गया मैंने पुलिस को फोन नहीं किया कि उन्हें अरेस्ट करवा दूं, कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही नहीं है बल्कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 में ये भी वाज़ेह तौर पर है कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है तो इट डज नॉट मीन कि दूसरी जो कार्रवाई है, जो लीगल प्रोसीडिंग है उस शख्स के खिलाफ नहीं हो सकती, बल्कि वो अलग से होगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो एक होगी, बाकी उसके खिलाफ जो चार्जेस साकम साहब के दामाद और गुलाम महमूद डोगर के खिलाफ लगती है, वो सारी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये ऐसी चीज है जो कि अब भी ये कार्रवाई होनी चाहिए, हो सकती है। तो जिस तरह मैं अपनी वीडियो में सारी चीजें हाईलाइट कर रहा हूं, ये वीडियो डेफिनेटली आई एक्सपेक्ट, आई विश कि साकम निसार तक पहुंचे, मुझे जवाब दें साकम निसार साहब कि मैंने क्या गलत बयानी की है, या मेरा जो कुछ मैं बयान कर रहा हूं या कानून से हटकर है, और व्हाट इज द लॉ, कि लॉ क्या है। लेकिन इसमें सीधा नजर आ रहा है कि किस तरह एक्सप्लॉइट किया उन्होंने, किस तरह नेपोटिज्म की। तो ये जो भी हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट कर रहे हैं उन्हें एक्सपोज करना जरूरी है, और जब वो सीट छोड़ जाएं, और ये तो जो ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी हम मिसाल देते हैं तो वो तो कब्रों से निकाल के भी ट्रायल करते हैं, सो दैट कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक मिसाल कायम हो कि किसी को जब पावर्स मिले तो वो इस तरह मिस यूज ऑफ पावर ना करे। तो यहाँ भी बिल्कुल अभी साकम साहब की डेथ तो नहीं हुई, वैसे तो उसके बाद भी उनके खिलाफ ये सारी कार्रवाई की जा सकती है जो कुल खिलाए हैं उन्होंने। तो इसी कंटेक्स्ट में मैं कुछ थोड़ा सा एलैबोरेट और करूंगा आपको, जो कि जरूरी है और आपको समझ भी आएगा कि साकम साहब के रेफरेंस से बात हो रही है, तो चले वो एक और चीज मैं थोड़ी सी ऐड करूंगा कि साकम साहब जो जिगर प्लांटेशन का हॉस्पिटल था उसके डॉक्टर को घर में बुलाते रहे हैं, और सामने उनका भाई भी बैठा होता था, वहां पे उसे धमकाते थे कि तुमने ये किया, मैं ये करूंगा, उसका नाम भी ECL में वहां अपने घर में बैठे बैठे डाला। ये क्या था, ये शख्स क्या करता रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का तो चले सो मोटो एक्शन लेती है सुप्रीम कोर्ट, रेयरली लेती है, लेकिन इट डज नॉट मीन कि आप अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो आप उसे कोर्ट में ले आए और धमकाएं, और ना किसी का स्टेटस देखें, ना किसी की रिस्पेक्ट करें। तो यहीं पे मैं थोड़ा सा इस वीडियो को आप क्लोज करना चाहूंगा, क्योंकि ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो रही है। तो मेरा यही है कि
इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो सीधी सीधी बनती है। मेरी वीडियो इंशाअल्लाह बहुत दूर तक जाएगी और एडवोकेट जनरल ऑफिस तक भी जाएगी कि वो प्रोसिक्यूट करें उन दोनों को, और साकम साह के खिलाफ जो क्रिमिनल एक्शन बनता है वो सारी कार्रवाई की जाए, सो दैट कि आइंदा हम अपनी जनरेशन को, अपनी कंट्रीज को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। हम जब तक ये ऐसी प्रेसिडेंट्स सेट नहीं करेंगे कि जो बंदा अपनी जब से पावर मिले तो उसको ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो जो मर्जी करता जाए, अगर वो ऐसा कर ले तो उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। और उसकी बड़ी एक मिसाल कायम भी हो चुकी है। जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ केस चला है, उसने डेथ सेंटेंस हुई है, तो वाई नॉट साकम साहब, इन्हें क्यों डेथ सेंटेंस नहीं होनी चाहिए? ये तो एक डिस्क्रिमिनेशन वाली बात हुई कि एक आर्मी जनरल अगर आप करते हैं तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होती है, और आर्मी का डिसिप्लिन बड़ा सख्त है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कि सारा ट्रायल होता रहा, तो अब साकम साहब के खिलाफ भी होना चाहिए। ये भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ये भी चीफ जस्टिस हैं, वो चीफ ऑफ आर्मी साहब के खिलाफ कार्रवाई हुई तो उनके खिलाफ भी होनी चाहिए, ताकि इक्वली ट्रीट होना चाहिए हर डिपार्टमेंट को। तो मैं एंड पे जो एक दरख्वास्त करता हूँ, एक रिक्वेस्ट किया करता हूँ कि वीडियो आपको यकीनन मेरी वीडियोस बड़ी पसंद आ रही हैं, क्योंकि ये एक बड़े टॉपिक्स पे हैं, ये बड़े बोल्ड हैं, बड़े रेफरेंसेस के साथ बात की जाती है। अगर मैंने साकम निसार का जो टॉपिक यहाँ पे बयान कर रहा हूँ तो उसमें सारे सबूत के साथ बात कर रहा हूँ, जो कि रेफरेंसेस के साथ बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद भी अगर किसी को कोई इस पे कुछ कहना है, कोई कमेंट्स देने हैं या अपनी राय बयान करनी है तो वो ज़रूर करें, सो दैट कि ये डिबेट आगे बढ़े और हम एक बेहतरीन सॉल्यूशन की तरफ जाएं, बेहतरी की तरफ जाएं। तो आपको यकीनन ये वीडियो लाइक आई होगी और बहुत सारी वीडियो लाइक की जा रही है, तो लाइक का बटन भी दबा दें और सब्सक्रिप्शन के लिए भी वो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें। उससे सिर्फ ये होगा कि मेरी वीडियोस, जो कि साकम साह के रेफरेंस से अभी कुछ और वीडियोस भी आएंगी, अभी तो मैंने सिर्फ एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रेफरेंस से बात की है कि उन्होंने नहीं किया और करना चाहिए था, और ये अप्लाई करती है इस पे क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। 3 काइंड्स हैं, 3 काइंड्स ऑफ कंटेम्प्ट हैं: सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट और जुडिशियल कंटेम्प्ट। सिविल तो ये हो गया कि अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया है, अगर उसे इंप्लीमेंट ना किया जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है, या किसी शख्स ने अंडरटेकिंग दी हो कोर्ट में, अगर वो ना अंडरटेकिंग पूरी ना करे तो फिर सिविल कंटेम्प्ट बनती है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जाती है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ये है कि इन द फेस ऑफ कोर्ट आप कोई ऐसी बात करें जो कि स्कैंडलाइज करे कोर्ट को, फेवरेबल डिसीजन की बात करें तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है, जैसा कि इस केस में है। और सेक्शन 13 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2004 का वाजे है कि इन द फेस ऑफ कोर्ट अगर कंटेम्प्ट की जाए तो सेक्शन 13 अप्लाई होगा। और तीसरी जो जुडिशियल कंटेम्प्ट है, जुडिशियल कंटेम्प्ट मीन के जजमेंट पे या जज की ज़ात पे क्रिटिसाइज किया जाए, आउट ऑफ द कोर्ट किया जाए या कोर्ट में किया जाए तो फिर जुडिशियल कंटेम्प्ट लगती है। और इसकी सजा जो है, सजा बज़ाहिर कम है, बड़ी कम है। अगर देखा जाए कंटेम्प्ट तो होगी, लेकिन कंटेम्प्ट के पीछे जो चीज छुपी हुई है उसकी सजा, चले वो एक अलग ऑफेंस बनेगा, इसकी सजा 6 माह है। सेक्शन 5 में ये एलैबोरेट किया गया है और सिर्फ 1 लाख रुपए तक जुर्माना है। तो अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है और लगेगी इंशाअल्लाह, साकम साह के दामाद पे और गुलाम महमूद डोगर जो उनका दोस्त है, जिन्होंने मिल के अप्रोच किया साकम साह को फेवरेबल डिसीजन के लिए, उन पे लगेगी। और साकम साह पे अपने इख्तियारात से तजावुज करने की दफ़ा लगेगी, वो नैब ऑर्डिनेंस के तहत 14 ईयर्स प्रोवाइडेड है और होल प्रॉपर्टी की कॉन्फिस्केशन भी है। और बाकी ये डेथ सेंटेंस तो मैं गद्दारी के मतलब आपको बता के चुका हूँ। और बाकी उन दोनों पे खालिद रहमान और गुलाम डोगर पे उसके अलावा भी ऑफेंसेस लगते हैं कि उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया, स्कैंडलाइज किया, उन पे क्रिमिनल ऑफेंसेस लगते हैं, उनके खिलाफ FIR भी होती हैं। और फिर ये इनकी इस चीज़ की अगर इंक्वायरी हो तो सामने आएगा कि उन्होंने अकोमोडेट तो किया, चले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं लगाई, कोई FIR भी नहीं करवाई, लेकिन काम तो उनका कर दिया। चैम्बर का कह के तो क्या किया, काम तो उनका कर दिया। और फिर जब पहले उन्होंने, जो मैंने मिसाल दी गौरमेंट बेकरी वाला केस था फूड अथॉरिटी के साथ, उसके खिलाफ भी बढ़त मारी कोर्ट में, तो काम तो उसका भी कर दिया होगा।
और फिर जिन 2 लोगों को गिरफ्तार करवाया जो कि पुलिस स्टेशन में कह रहे थे कि 17 जनवरी 2019 को साकम सार रिटायर हो रहे हैं, तो उसके बाद ये जो कार्रवाइयाँ हैं, तो ये नोटिस जो लिए गए हैं इस तरह खत्म हो जाएंगे। और ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जितने भी साकम सार ने इस तरह के नोटिस किए, वो वेरी नेक्स्ट डे अगर वो एग्जिस्टिंग जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मुनीर एग्जिस्टिंग मंसूर अली शाह साहब के पास लगी हैं या मलिक मंजूर साहब के पास लगे हैं बाद में, तो उन्होंने फौरी तौर पे उन्होंने सुओ मोटो एक्शन खत्म किए हैं। इससे भी आप देख लें कि कितने गलत एक्शन लिए गए थे, किस तरह एक्सप्लॉइट कर रहे थे ये साकम सार साहब कि उनके जजेस जब रिटायरमेंट हुई है साकम सार की, तो उन्होंने आते ही वो सारी कार्रवाइयाँ खत्म कर दी। जो PKLI के डॉक्टर साहब थे उनके खिलाफ जो कार्रवाई थी, उन्हें ये थ्रेट करते रहे। इतना अच्छा हॉस्पिटल जिगर की पैवंदकारी का बनाया गया था जो कि इंडिया में लोग जाते हैं करवाने के लिए और बड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, तो वो उसको खराब किया। तो उसके खिलाफ नेक्स्ट डेट जब हुई तो मलिक मंजूर साहब थे और गालिबन मंसूर अली शाह साहब थे उस बैंक में, उन्होंने फौरी तौर पर ख़त्म किया और डॉक्टर साहब ने कहा कि वी रिस्पेक्ट यू, सारी कार्रवाइयाँ आपके खिलाफ ख़त्म हैं, तो ECL में आपका नाम भी नहीं है, पूरी रिस्पेक्ट दी। और इसी तरह ये जितने भी नोटिस लिए हुए थे जो कि जिनमें साकम निसार साहब अर्निंग करते थे, करप्शन करते थे, जो जिस तरह के जैसे शो करते थे, तो ये तो वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि वो सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं, वो करप्शन करते रहे, वो पैसे लेते रहे, पैसे लेके रिसीव करते रहे हैं। वाज़ेह तौर पे ये सारे केसेस जो मैंने आपको मिसाल दी है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि जिस तरह का जो हरते वो करते रहे। कोई बंदा सेम बंदा, कोई बंदा अगर किन हालात में सारी चीजें करेगा, किन हालात में कोर्ट में कौन कौन सी स्टेटमेंट देगा, किसी को गिरफ्तार करेगा, किसी को छोड़ देगा, कोई कानून नहीं है कि मेरी मर्जी है उसके मुताबिक मैं जो चाहूं करूं, तो ये चीज नहीं चलेगी। तो इन्हीं चीजों के खिलाफ, क्योंकि बात जरा लंबी हो रही थी, लेकिन ये सारी बातें बड़ी जरूरी हैं कि आप पब्लिक तक पहुंचे, पब्लिक अंडरस्टैंड करे कि ये जो इन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ करने का ट्रेंड है पूरे पाकिस्तान में, हर डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट करता है, ख़त्म होना चाहिए। एक स्मूथ तरीके से एक पॉलिसी के तहत चलने चाहिए, कोई बंदा कानून से तजावुज़ ना करे, इख्तियारात से तजावुज़ ना करे और कानून के दायरे में रह के हर चीज़ हो। तो लेट्स होप कि हम एक ऐसे पाथ की तरफ चलें जो कि रोशनी का रास्ता हो। तो टिल देन मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो उम्मीद है कि आपको जो ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।